अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई को आसान सा तरीका बताएं कि हम यूरोप कैसे आ सकते हैं। तो इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूं आपको तफसील से कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आपका वीज़ा आसानी से लग जाए। तो बात स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। तो बात यह है कि जब आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेते हैं तो उसी वक्त से आपको ये प्रोसीजर स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा सब्र करने वाला है। ऐसे एकदम से जो है ना, आप सोचें अगर वीज़ा लग जाएगा तो वो नहीं लगता। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है इस वक्त उसकी पता है आपको कि वैल्यू कम है, जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, और थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि बेरोज़गार रहना। वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। अगर आप बेरोज़गार रहना चाहते हैं तो बस सोचते रहें और कोशिश ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक साल बाद आज से अगर तैयारी शुरू करें, एक साल बाद यूरोप पहुंच जाएं, तो आपको थोड़े बहुत ये काम करने होंगे जो मैं आगे वीडियो में चल के आपको बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा सब्र वाला काम है। डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे और कुछ एक दो काम है वो आपने करने हैं। तो जो ही आप ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर लें तो आपका वीज़े लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं कि अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो ही आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ ध्यान देना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए। और इससे पहले एक मैं बात करूं, अगर आपकी एजुकेशन मुकम्मल है और आपके पास काम है या नहीं, आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपने ये करना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जॉब सीकर वीज़ा जो है ना अप्लाई करें। अब अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आपके पास स्किल है और आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप वो अपना जॉब का सर्टिफिकेट और जो एक्सपीरियंस आपके उसके सर्टिफिकेट, वो सारी इन चीज़ों को बेस बना के सारी फ़ाइल तैयार करके अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि जॉब सीकर वीज़े में ये है कि आपको बाहर जाने में एक तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है, और दूसरा ये है कि वीज़े के बाद आपको वहाँ जाके काम भी मिल जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स जल्दी बन जाते हैं वहाँ जाके, और आपका वहाँ जाके वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जॉब सीकर वीज़े पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा जाके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर विज़िट वीज़े पे आप आना चाहते हैं, आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लिया और आपने सोच रखा है कि मैंने बाहर ही जाना है, तो आप सबसे पहले ऐसे करें कि अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएं। सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है। और बैंक अकाउंट, क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो लेकिन ये है कि आपके बैंक अकाउंट की जितनी एज ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेहतर है। उन्हें पता होगा कि ये काफ़ी देर से मतलब पैसे इसके पास हैं, इस वजह से इसने अकाउंट खुलाया हुआ। क्योंकि यूरोप वाले जो बंदे जिसके पास पैसे ज़्यादा उसको ही वीज़ा देते हैं। ये एक जर्नल सी बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर इनके पास रोज़गार नहीं होता, इस वजह से जाते हैं। टूर वगैरह करना इनका मकसद नहीं होता, इन्होंने जाके जो वहाँ सेटल ही होना। इसलिए आपने उन्हें दिखाना होता है कि जी मेरे पास ये बैंक अकाउंट काफ़ी पुराना है, और उसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन का सिलसिला जारी रखें, उसमें क्लोजिंग बैलेंस बनाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू में अप डाउन हो सकता है, लेकिन वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको 15-20 लाख रुपये कम अज़ कम उसमें रखना चाहिए यूरोप के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद ये है कि आप किसी भी अपने करीबी टैक्स वाले वकील से रब्ता करें। टैक्स वाले वकील को बताएं कि मैंने बाहर जाना है, वो आपकी टैक्स रिटर्न वगैरह तैयार कर देगा। जो आपकी टैक्स रिटर्न तैयार करेंगे और आपका NTN बना देंगे, और सालाना आपकी टैक्स रिटर्न भी वो मेंटेन करते रहेंगे। और बैंक स्टेटमेंट, NTN और टैक्स रिटर्न आपकी तैयार करने के बाद आपने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, जिसमें आपकी फैमिली का डाटा होता है। FRC आपने बनवा के रखनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC बनवा के रखनी है, अगर नहीं है तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं फिर तो आप तो खुद से ही मेहनत कर सकते हैं कि मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें अप्लाई करते वक्त आपको ट्रैवल टिकट चाहिए होती है, आपकी होटल बुकिंग चाहिए होती है, और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। लेकिन बेहतर यह है कि फ़र्स्ट टाइम आपने जब अप्लाई करना होता है
आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद ये जो शुरू में आपने अपना NTN, अपनी बैंक स्टेटमेंट और ये टैक्स रिटर्न, ये चीज़ें आपकी जब रेडी हो जाती हैं तो आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें जो ये बाहर का काम करते हैं यूरोप का। उनकी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, वो आपकी हेल्प करते हैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने में और आपके डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में। बाकी सारे ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको अरेंज करके देने होते हैं। और इस एक और चीज़ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के अलावा आपने अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी तैयार करनी है, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त अगर पासपोर्ट का रैंक देखा जाए तो वो 194 है, वो मतलब बहुत पीछे है। अगर आप खाली पासपोर्ट लेके जाएं और कहीं हमें वीज़ा मिल जाए तो मेरे ख्याल से मलेशिया और थाईलैंड भी खाली पासपोर्ट पे अब वीज़ा थोड़ा मुश्किल देते हैं पाकिस्तानियों को। तो इसलिए आपने ऐसा करना कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो सबसे पहले उस पर फोकस करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1-2 जब आपके तैयार हो जाते हैं तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। ट्रैवल हिस्ट्री में कम से कम आपके 3 से 6 कंट्री होने चाहिए, वो आप दो राउंड में कवर कर सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैंने बाहर जाना है तो आमतौर पे बंदों के माइंड में होता है कि हम 25-30 लाख लगाएंगे और बाहर चले जाएंगे। उससे बेहतर ये है कि आप अपना 8 से 10 लाख का बजट रखें। 8 से 10 लाख में आपके ये सारे टिकट्स वगैरह, आपकी ट्रैवलिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी कंसल्टेंट की फ़ीस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप 8-10 लाख का रेंज रखें और अपने माइंड में थोड़ा सब्र रखें और 1 साल का अपने आप को टाइम दे दें। तो जो ही 6 महीने के बाद आपका अकाउंट पूरा हो जाए आप ट्रैवल करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप जाएं थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, ये 3 कंट्री आप कवर कर लें। और इसमें आप कंबोडिया भी ऐड कर सकते हैं, कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा मिलता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी ने कंबोडिया का वीज़ा लगवाना तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं भी कंबोडिया गया था, मैंने थाईलैंड से कंबोडिया का वीज़ा लिया था। और इसके अलावा अगर ये टूर आप करके आते हैं 2 महीने वेट करें। 2 महीने वेट करने के बाद आप फिर दुबई, अज़रबैजान और तुर्की, ये 3 कंट्री ये भी विज़िट करें। इससे आपकी पासपोर्ट की वर्थ जो है बहुत बढ़ जाएगी और आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इससे ये होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उन्हें पता होगा कि ये बंदा मतलब इसके पास पैसे भी हैं, ये अफोर्ड कर सकता है और ये शौक़ भी रखता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं यूरोप का तो वो इस सूरत में भी वीज़ा आपको नहीं देते कि इसने अपने नेबरिंग कंट्री में विज़िट ही नहीं कभी किया और ये एकदम से यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहा है। तो उस सूरत में आपको वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले ही कमज़ोर है। इसलिए आपका ट्रैवल हिस्ट्री बनाना जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जब आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो आपके कंसल्टेंट ने आपकी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। जो ही वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स लेके सारे VFS जाना होता है। हेलो बोंजो वालेकुम। तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में जाना होता है और एम्बेसी में जाने के बाद आपका वीज़ा जो है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं वो सबमिट हो जाते हैं। आपने इससे पहले कोई ख़र्चा नहीं करना होता डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने सिर्फ वो जो गवर्नमेंट की फ़ीसें होती हैं 1000-2000 इस तरह सारे डॉक्यूमेंट जो है ना बन जाते हैं आपके। और आपके कंसल्टेंट की जो फ़ीस होती है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादा 50,000 होती है एक बंदे की। मतलब डे 1 से अगर आप स्टार्ट करें डॉक्यूमेंट्स पे तो इसमें एम्बेसी की फ़ीस, अपॉइंटमेंट फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स जो आप रेडी करते हैं नादरा से FRC, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिला के ये तकरीबन 1 लाख या 1,20,000, इससे ज़्यादा नहीं बनते। और इसके अलावा जो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे ख़र्चा करते हैं वो तकरीबन अगर आप 2 कंट्री में 2 ट्रिप में जाते हैं थाईलैंड, मलेशिया वगैरह और तुर्की वगैरह में, तो वो आप अपने ज़हन में रख लें 3-4 लाख का बजट रख लें तकरीबन। क्योंकि मैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड गया था तो मेरा तकरीबन 5 लाख रुपया ख़र्चा आ गया था। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं बचा सकता था, लेकिन फ़र्स्ट टूर था मेरा तो बस मेरे इतने लग गए थे। आप तकरीबन 4 लाख में कर सकते हैं वो कवर चीज़ें।
और इसके अलावा तुर्की वगैरह अगर आप जाएँ तो 3.5 लाख में, वो सारे खर्चे मिला के 10 लाख से ऊपर आप नहीं जाएंगे, ये कंफर्म बात है। और इसमें जो छोटी मोटी जो बातें हैं और इसके अलावा कि ये वीज़े कहाँ से लगवाने हैं, कैसे लगवाने हैं, किसी कंसल्टेंट का आपको नंबर चाहिए हो, और प्रॉपर जो डिटेल होती है डॉक्यूमेंट्स की अगर आपको वो चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ये सारी चीज़ें। तो आप भी अगर मेरी तरह इधर आना चाहते हैं बाहर, मैंने भी ऐसे ही कोशिश की थी, मैं भी किसी एजेंट वगैरह के पास नहीं गया, मेरे इलाके के कुछ लोग गए हुए थे बाहर इसी तरीके से, तो मैंने उनसे हेल्प ली थी, मैंने उनसे मदद ली, उन्होंने मुझे तरीक़ाकार बताया, तो मैं भी समझ लें जैसे उन्होंने वीज़े अप्लाई किए मैंने भी कर लिए, तो मेरा भी जो है ना वीज़ा लग गया। तो इसमें डिटेल से अगर आपने बात करनी है तो जिस भाई को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा वो भी मैं कह दूंगा, वो मुझसे कमेंट में रब्ता करें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे मामलात होते हैं। वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अवेयरनेस नहीं है कि वीज़ा लेना कैसे है। जब हमें अवेयरनेस आ जाएगी तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस यही है, सारी दुनिया इसी तरह अप्लाई करती है, लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया में थोड़ा सा ट्रेंड है कि एजेंट से हमने रब्ता करना है और उसको पैसे दे के ही हमने आना है, खुद से नहीं करना। इसलिए आप 8-10 लाख जेन में रखें, 1 साल का अपने जेन में टाइम रखें और अल्लाह का नाम ले और अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। विज़िट वीज़े पे या किसी भी तरीके से अगर आप इधर पहुंच जाते हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में, ख़ास तौर पे इटली में, जर्मनी में, फ़्रांस में, और ये 3 कंट्रीज़ में अगर आप पहुंच जाते हैं और स्पेन में, तो आपके लिए मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारी लोकल कम्युनिटी के बंदे इंडिया पाकिस्तान के काफ़ी लोग होते हैं इधर आके हमें अगले मामलात का पता चल जाता है कि अब अपने आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है। आमतौर पे विज़िट पे जो आते हैं वो आगे असाइलम कर लेते हैं, तो उनका आगे असाइलम का प्रोसेस चलता है और आपको एक्सटेंड करके वीज़ा भी मिल जाते हैं। और केस पास होता है नहीं होता वो एक अलग से चीज़ होती है। और इसके बाद सेटिंग आपको पता है इधर यूरोप में जो आता है वापस तो जाता नहीं, क्योंकि डिपोर्टेशन यहाँ पे नहीं होती। अगर वो कर भी दें तो आपको उसमें पहले वो लेटर देते हैं, डिपोर्ट वगैरह नहीं करते। तो आने के बाद आपको ये मसले मसाइल इतने नहीं होते अगर आपको सही तरह को गाइड कर दे। अगर आपको कोई गाइड नहीं कर सका, आप अपनी मर्ज़ी से चलते रहते हैं, या आप न्यू कमर हैं तो आपको पता नहीं होता, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपको कोई अच्छी तरह गाइड कर दे तो फिर आपके लिए मुश्किलात बहुत कम होती हैं। तो इस वक्त जो एक और चीज़ है यूरोप में, अगर आपका किसी कंट्री में भी कोई काम नहीं चलता, आप लेट्स सपोज फ्रांस में या जर्मनी में आ जाते हैं और आपकी इधर सेटिंग वगैरह नहीं होती, तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है पुर्तगाल की ऑप्शन इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस वक्त अपनी इमिग्रेशन ऑन की हुई है और कोई बंदा भी जाके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले सकता है टैक्स देने के बाद। तो ये है कि एक दफ़ा वीज़ा बस आपका लग जाए, बाद में अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है तो आपके लिए परेशानियाँ जो है ना, मसले मसाइल कम हो जाते हैं और उसमें कोई ख़ास इतनी टेंशन नहीं रहती है। पुर्तगाल इस वक्त बहुत तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है कंट्री, उधर के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं इमिग्रेंट्स की वजह से, क्योंकि इमिग्रेंट्स का उधर बहुत जो है ना इस वक्त रुख ही उनका उधर ही है, क्योंकि सारे उधर जा रहे हैं। 1.5 साल के अंदर रेजिडेंसी मिल जाती है, 5 से 6 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। ये है कि उधर ज़रा रहने के और जॉब वगैरह के मसले मसाइल हैं, लेकिन ये है कि लोग ऐसे भी करते हैं, रहते दूसरे कंट्रीज़ में हैं और फाइल वगैरह वो वहाँ पे जमा करा देते हैं। तो इसमें कोई ख़ास इतना मसला नहीं है। जब आपका वीज़ा लगता है आप आ जाते हैं तो आपको सारे तरीके भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मामलात होते हैं। तो अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई मदद की ज़रूरत है मुझसे, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूरत कर लूँगा और आपको बताऊँगा। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और इसके अलावा यही तरीक़ाकार होते हैं, यही सारे इसी तरह सारे करते हैं। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।